नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए स्पेशल एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी पॉइंट को हम जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हम 30 प्रश्नों का यहाँ पर जो है समाकलन रखे हैं और 30 प्रश्नों के साथ हम जो है सभी ऑप्शनों को यहाँ पर जो है 1 बाय 1 जो है यहाँ पर जो है डिस्क्राइब करते हैं, जिससे लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आपको इसी श्रृंखला में आपको मिल जाएगा। चलिए, इसी हम जो है सिलेक्शन वाली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम जो है यहाँ पर जो है एसएससी जीडी के लिए हमने क्या किया है, स्टैटिक जी के साथ में जीएस और फैक्ट और साथ में पीवाईक्यूज की हम इस पर बात करेंगे। चलिए, चलो यहाँ पर हमने देखा, चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। सिनेमा जगत में विश्व का प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार कौन सा देश में दिया जाता है? किस देश में विश्व का सबसे बड़ा प्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध पुरस्कार की बात कर रहे हैं? कौन सा पुरस्कार है? ऑस्कर पुरस्कार। अब यहां पर बात करना होगा कि किस जगत में दिया जाता है, तो सिनेमा जगत में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? ऑस्कर पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं यहां पर जो है ऑस्कर पुरस्कार की। तो ऑस्कर पुरस्कार को यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस देश में दिया जाता है, तो यहां पर इसे जान लेते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार जो है कब से दिया जाता है। याद रखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार की जो है स्थापना जो हो जाती है 1927 में इस पुरस्कार की स्थापना हो जाती है। यहीं पर इसे कब से प्रारंभ किया गया, तो यहां पर आपको याद रखना होगा प्रारंभ कब से किया गया, तो यहां पर आपको बताना होगा 1929 से पहली बार ये पुरस्कार को दिया गया था। यहां तक क्लियर हुआ? ये किस जगत का पुरस्कार है, तो सिनेमा जगत का पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये किस स्तर पर है, तो विश्व जगत पर स्तर पर है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, यहां पर अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहले जो है ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था, तो यहां पर आपको बताना होगा कौन था? भानु अथैया को आपको याद रखना होगा। ठीक है, भानु अथैया की अगर बात करेंगे तो भानु अथैया जो है इन्हें 1983 में जो है ये जो है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रहेगा साथियों, 1983 में इन्हें जो है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था, तो यहां पर आपको बताना होगा कि फिल्म गांधी के लिए, फिल्म गांधी जो है ना, रिचर्ड एटनबरो की जो गांधी मूवी थी, इसमें जो है बेन किंग्सले नामक एक व्यक्ति ने जो है गांधी की भूमिका निभाई थी। तो उसमें जो है गांधी जी की जो है वेशभूषा के लिए, ठीक है, वेशभूषा के लिए जो है यहाँ पर जो है इन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो व्यक्ति कौन थे? भानु अथैया। इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है सिनेमा जगत का विश्व प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार कौन से देश में दिया जाता है, तो यहाँ पर अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा है, इंग्लैंड है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा किस देश में दिया जाता है, तो अमेरिका में दिया जाता है। अमेरिका की राजधानी की अगर बात करेंगे तो वाशिंगटन डीसी आपको याद रखना होगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस आपको याद रखना होगा। पेरिस के साथ साथ में आपको जो है कनाडा की राजधानी भी आपको याद रखना होगा। कनाडा की राजधानी क्या मिल जाएगी? ओटावा। ये आपको याद रखना है। इंग्लैंड की राजधानी की अगर बात करेंगे तो लंदन आपको याद रखना है। चलिए, यहां पर हमने जो कुछ एडिशनल पॉइंट को देखा है, जिनसे क्वेश्चनों की अगर बात करेंगे तो यहां पर जो है कुछ कुल मिलाकर के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो इन सभी की पॉइंट को आपको याद रखना होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भारत में एफएम रेडियो का प्रसारण की आवृत्ति या फिर परास की बात कर रहे हैं, तो ये आवृत्ति और परास जो है एक प्रकार से यहां याद रखना होगा कि भारत में जो रेडियो का जो प्रसारण किया जाता है, ठीक है, वो रेडियो का प्रसारण जो किया जाता है किस आवृत्ति पर या फिर किस मेगाहर्ट्ज पर किया जाता है? क्या 101 दशमलव, ठीक है, 102 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 132 मेगाहर्ट्ज तक, या 80 से लेकर के 102 तक, या 88 से लेकर के 108 तक, 78 से लेकर के 102 मेगाहर्ट्ज तक। तो यहां पर आपको बताना होगा, जैसे आपने बचपन में सुना होगा या फिर अभी भी आप सुन रहे होंगे, तो यहां पर आपको बताना होगा कुल मिलाकर के 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज तक जो है रेडियो का प्रसारण हम सुन सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कंबोडिया के ओंकार वाट में 2 बड़े मंदिर क्षेत्रों की खोज की गई है। यह मंदिर किस धर्म से संबंधित है? अब ओंकार वाट की बात हो रही है। अब ये ओंकार वाट है कहां पर, आपको याद रखना होगा। ठीक है, ओंकार वाट की बात हो रही है, तो आपको ओंकार वाट को याद रखना होगा कि ओंकार वाट कहां है। तो याद रखिएगा, ओंकार वाट जो मिल जाएगा कंबोडिया में आपको जो है मिल जाएगा। तो ये कंबोडिया है कहां पर, तो आपको ये भी बताना होगा कंबोडिया है कहां पर। ठीक है,
कंबोडिया की स्थिति की अगर बात करेंगे तो हमारे एशिया में ही आपको देश मिल जाएगा। इसकी राजधानी की अगर बात करेंगे तो नामपेन इसकी राजधानी आपको याद रखना है, ठीक है, नामपेन। तो यहां पर पूछा क्या है कि दो बड़े मंदिर, जैसे यहां पर जो है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी आपको मिल जाएगा, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, हिंदू धर्म से संबंधित यहां पर जो है मंदिर आपको मिल जाएगा। यहां पर जो है इस मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था, ओंकारवाट मंदिर की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है सम्राट सूर्यवर्मन के द्वारा जो है यहां पर जो है इसका निर्माण कार्य करवाया गया था, और यह सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है इसे निर्माण कार्य करवाया गया था। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब सूर्यवर्मन के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य करवाया गया तो इसे कब करवाया गया, तो यहां पर पॉइंट समझिएगा कि 1112 ईस्वी से लेकर के 1153 ईस्वी के मध्य में जो है ओंकारवाट मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था। यहां तक समझ में आया, किसने करवाया, सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया, ठीक है। ओंकारवाट में किस धर्म से संबंधित मंदिर है, तो यहां पर याद रखना होगा हिंदू धर्म से। और भी अत्यधिक मात्रा में यहां पर जो है मंदिर मिल जाएंगे, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर दो बड़े मंदिर क्षेत्रों की खोज की गई है, वो किस धर्म से संबंधित है, तो हिंदू धर्म से संबंधित है। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यात्री वाहनों के पहियों के ट्यूब में हवा भरी जाती है। अभी बात किसकी हो रही है, यात्रियों के वाहनों की बात हो रही है। यात्रियों के वाहनों के पहियों के ट्यूब में हवा भरी जाती है, इसमें पानी नहीं भरा जाता, इसका प्रमुख कारण क्या है। जैसे आपने साइकिल चलाया होगा या फिर जो है टू व्हीलर चलाया या फिर फोर व्हीलर चलाया, उसमें हवा ही क्यों भरी जाती है। अब उसमें असमानता क्या है आपको बताना है। क्या पानी भरने से वजन बढ़ जाएगा, दूसरा है पानी भरने से सड़क की सतह की असमानता के कारण जो है लगने वाले झटके यात्री पर बहुत अत्यधिक असर डाल सकते हैं। अब बात किसकी हो रही है, अगर रोड समान हुई या फिर सपाट हुई तो यहां पर जो है झटके तो लगेंगे ही नहीं। अगला है ऑप्शन, हवा पानी से सस्ती होती है इसलिए जो है हम जो है ट्यूब में भर देते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ट्यूब में पानी भरना सुविधाजनक नहीं होता, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं बैठ पा रहा है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर जो मिल जाएगा, पानी भरने से वजन बढ़ जाएगा, ये इस पॉइंट को आपको समझना होगा। चलिए लॉजिकल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल में 1984 में जो गैस त्रासदी हुई थी, तो आपको याद रखना है कि भोपाल में गैस त्रासदी कब हुई थी, 1984 में। किस गैस के रिसने के कारण जो है ये जो है एक प्रकार से जो त्रासदी हुई थी, तो आपको बताना है क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या इथाइल साइनाइड या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये आपको डेट सहित याद रखना होगा, 2-3 दिसंबर आपको याद रखना होगा, 2-3 दिसंबर 1984। 2-3 दिसंबर 1984 को जो है यहां पर जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो है रिसाव हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या मिल जाएगा, ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो है यहां पर, कहां पर है ये, भोपाल में। और भोपाल कहां पर है, तो आपको याद रखना होगा भोपाल कहां पर है, मध्य प्रदेश की राजधानी आपको याद रखना है। यहीं पर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो रिसाव कब हुआ था, 2-3 दिसंबर 1984 में। तो यहां पर जो है अमेरिकी एक कंपनी थी, ठीक है, अमेरिकी एक कंपनी थी जिसकी सहयोग से जो है यहां पर जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो है यहां पर जो बनाया जा रहा था, जिसमें रिसाव हो जाने के कारण जो है कुल मिलाकर के इसमें 36 वार्ड प्रभावित होते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना होगा। कितने वार्ड प्रभावित हुए, 36 वार्ड। इसमें मरने वाले लोगों की संख्या की अगर बात करेंगे तो लगभग जो है 25,000 लोग इसमें मारे गए थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ शहर की परियोजना किस वास्तुकार ने बनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आपको जो है ये डबल स्टार बना करके इस क्वेश्चन को याद रखना होगा और इसका आंसर भी आपको याद रखना होगा। यहां पर पूछा है चंडीगढ़ शहर की परियोजना किस वास्तुकार ने बनाई थी, किस वास्तुकार ने। जैसे हम यहां पर बात की है, हमने पिछली सीरीज में देखा कि एडविन लुटियंस के द्वारा जो है किसे बनाया गया, यहां पर हमने बात किया। अब यहां पर बात करना होगा कि अब चंडीगढ़ शहर को किसने बसाया था। यहां पर बात करना होगा कि भारत का पहला नियोजित शहर, जिसमें पूरी तरह से रूपरेखा बनाई गई थी कि मतलब यहां पर जैसे नाली होगी, यहां पर जो है कुएं होंगे, यहां पर ट्यूबवेल होंगे या फिर जो है बहुत सी चीजें। तो एक प्रकार से जो है भारत का पहला नियोजित शहर आपको कौन सा मिल जाएगा, यही आपको याद रखना है, कौन सा, चंडीगढ़। अब बात कर रहे हैं क्या चंडीगढ़ शहर जो है एडविन लुटियंस ने बनाया या लॉ कॉर्बुजियर ने या चार्ल्स कोरिया ने या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, जैसे यहां पर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा
हर्बर्ट बेकर के द्वारा जो है संसद भवन का निर्माण किया गया था। और यह संसद भवन जो है पुराना संसद भवन, जिसके निर्माण की अवधि की अगर बात करेंगे तो 1921 से लेकर के 1927 के मध्य में जो है इसका निर्माण किया गया था। याद रहेगा, यह है कहां पर, नई दिल्ली में है, जिसका अभी जो है हाल ही में नया संसद फिर से बना दिया गया है। यहां पर बात कर रहे हैं चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया की हम बात कर लेते हैं। तो चार्ल्स कोरिया जो है जिनके माध्यम से जो है यहां पर याद रखना कि भारत भवन का निर्माण किया गया। और ये भारत भवन है कहां पर, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, भारत भवन कहां पर है और इसका निर्माण किसने किया, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना होगा। ठीक है, भारत भवन कहां पर है, तो ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में आपको जो है याद रखना होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत भवन आपको स्थिति मिल जाएगी। इसका निर्माण कब किया गया, तो 1982 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो चार्ल्स कोरिया के द्वारा। इनमें से कोई नहीं को छोड़िए। अब इसमें आंसर क्या आपको लगाना होगा, ला कर्बूजियर के द्वारा जो है चंडीगढ़ शहर को बसाया गया था। और इसमें मुख्य पॉइंट आपको ये याद रखना होगा कि नियोजित शहर कौन सा है, ये हमको चंडीगढ़ याद रखना है। चलिए, इसी प्रकार से हम जो है 1 बाय 1 क्वेश्चनों को समझ रहे हैं और इनसे संबंधित जो एडिशनल फैक्ट जो है बन रहे हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन पॉइंट पर भी हम यहां बात कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बार बार पूछा जाने वाला जो है क्वेश्चन। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? ये राजवंश से संबंधित जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मुगल सल्तनत का पहला शासक कौन था, तुगलक वंश का पहला संस्थापक कौन था। ठीक है, यहां पर जैसे सैयद वंश, लोदी वंश, या फिर जो है चोल वंश, या फिर जो है बहुत सारे वंश आपको जो है पता रखने होंगे। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन बना है, दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? क्या करिकाल था, क्या विजयालय था, क्या राजाराज था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर इसका आंसर बताना होगा। यहां पर हम बात करेंगे किसकी, विजयालय की, जिन्होंने जो है चोल राज्य या फिर जो है दक्षिण भारत में चोल राजवंश की जो है नींव रखी थी 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के मध्य में ये चला था। ठीक है, कौन सा, चोल राजवंश चला था 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के मध्य में ये चोल राजवंश था, संस्थापित था। और ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये किस धर्म से संबंधित है, तो यहां पर याद रखना होगा आपको, हिंदू धर्म से संबंधित है। याद रहेगा, हिंदू धर्म आपको जो है ये एक प्रकार से याद रखना होगा। किस धर्म से संबंधित है विजयालय, दक्षिण भारत में जो चोल राजवंश किस धर्म से संबंधित है, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना होगा। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध उत्सव कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है, इसे भी आपको जो है नोट डाउन करना होगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात कर लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रसिद्ध उत्सव कौन सा था। तो यहां पर आपको बताना है क्या रामनवमी, क्या ब्रह्मोत्सव, या महानवमी, या वसंत उत्सव। तो यहां पर आपको इसका आंसर बताना है। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रामनवमी वाला जो त्योहार जो है यहां पर मनाया जाता है, वो भी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर यहां पर रामनवमी न रहे, अगर यहां पर हम्पी उत्सव रहेगा, तो ये भी इसका आंसर सही रहेगा। याद रहेगा साथियों, हम्पी उत्सव को भी यहां पर ऐड करना होगा। और ये विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो ये कहां मिल जाएगा, कर्नाटक में मिल जाएगा। ठीक है, वर्तमान में कर्नाटक में मिल जाएगा। यहां पर विजयनगर साम्राज्य का या फिर जो है कर्नाटक का सबसे महत्वपूर्ण या फिर जो है प्रसिद्ध उत्सव कौन सा मिल जाएगा, हम्पी उत्सव या फिर जो है रामनवमी उत्सव। ये दोनों ऑप्शन रहेंगे, तो यहां पर जो है रामनवमी या फिर हम्पी उत्सव जो है आपको लगाना होगा। बात हो रही है विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य जो है किसने बसाया था, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा। विजयनगर साम्राज्य आपको किसने बसाया, ये पॉइंट याद रखना होगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य किसने बसाया, तो ये पॉइंट देखिएगा। विजयनगर साम्राज्य जो है हरिहर बुक्का है ना, हरिहर राय और बुक्का राय, ये दोनों व्यक्ति के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और इनके जो है पिता जो कौन होते हैं, ये एक प्रकार से याद रखिएगा संगम। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो है हरिहर और बुक्का दो व्यक्ति के द्वारा जो है यहां पर याद रखना 1336 में, कब 1336 में है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है, तो ये पॉइंट को आपको एडिशनल पॉइंट के रूप में याद रखना है। चलिए, याद रहेगा। चलिए, विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध उत्सव कौन सा था, रामनवमी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अजंता एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में किस धर्म से संबंधित मूर्तियां तथा भित्ति चित्र मिलते हैं? अब बात किसकी हो रही है, अजंता और एलोरा। सबसे पहले तो समझना होगा कि ये है कहां पर, तो ये है कहां पर, औरंगाबाद।
और औरंगाबाद है कहां पर, आपको बताना होगा कहां पर है ये, महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं मिल जाएगी। वह किस धर्म से संबंधित है, तो यहां पर आपको पूछा है किस धर्म से, क्या हिंदू धर्म से, क्या बौद्ध धर्म से, या फिर जैन धर्म से, या फिर सभी। तो यहां पर इसका आंसर आपको बताना होगा क्या हो सकता है। यहां पर हम पहले जान लेते हैं कि अजंता की गुफाएं कितनी है, अजंता की गुफाएं कितनी है और एलोरा की गुफाएं कितनी है। तो इन्हें समझते हैं, एलोरा की गुफाएं कितनी है और अजंता की गुफाएं कितनी है। सबसे पहले देखिएगा अजंता की गुफाएं कितनी है, याद रखिएगा 29 अजंता की गुफाएं आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ जो है एलोरा की गुफाएं कितने मिल जाएगी, 34 आपको याद रखना है। अब इसी 34 में से एक से लेकर के गुफा नंबर 1 से लेकर के 12 तक जो है आपको जो गुफाएं मिल जाएगी बौद्ध धर्म से मिल जाएगी, बौद्ध धर्म से संबंधित। अब यहां पर जो है 13 से लेकर के 29 तक जो है हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं मिल जाएगी, हिंदू धर्म से संबंधित मिल जाएगी। उसके बाद में 30 से लेकर के 34 तक जो है कौन सी गुफाएं मिल जाएगी, जैन धर्म से संबंधित गुफाएं आपको याद रखना है। चलिए इसी प्रकार से हमने यहां पर देखा, तो इसका सही आंसर क्या मिल जाएगा, ये सभी आ जाएगा। मतलब यहां पर आप बात किसकी कर रहे हैं, अजंता और एलोरा गुफाएं की बात कर रहे हैं, जिसमें यहां पर जो है कई सारे भित्ति चित्र मिले हैं, और ये किस धर्म से संबंधित है, तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और ये तीनों धर्म से संबंधित है। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर में किस सुप्रसिद्ध पीर की मजार है। बात किसकी हो रही है, यहां पर मजार पूछा है। समाधि स्थलों से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इन समाधि स्थलों को भी आपको याद रखना होगा। चलिए, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है क्या, कहां पर, अजमेर में। अजमेर कहां पर है, सबसे पहले समझना होगा कि अजमेर कहां पर है, ये राजस्थान वाले क्षेत्र में आपको मिल जाएगा, राजस्थान में आपको जो है अजमेर मिल जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, या फिर पीर की मजार है, या फिर जो है निजामुद्दीन औलिया की मजार है, या फिर बाबा फरीद की, या फिर शेख सलीम चिश्ती की मजार है। तो यहां पर आपको बताना होगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो आपको कहां मिल जाएगी, अजमेर में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अजमेर कहां मिल जाएगा, राजस्थान में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है, या फिर जो है मजार कहां पर है, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में जो है इसकी स्थिति मिल जाएगी। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में है बाबा फरीद की जो दरगाह मिल जाएगी, आपको जो है याद रखना है पाकिस्तान वाले एरिया में आपको जो है मिल जाएगी। तो इसमें बाबा फरीद की दरगाह कहां मिल जाएगी, ये आपको याद रखना है, कहां पर, पाकिस्तान में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की अगर बात करेंगे या फिर मजार की बात करते हैं, तो ये जो इनकी जो दरगाह मिल जाएगी आगरा शहर में आपको याद रखना है। और आगरा शहर कहां पर है, तो यूपी में है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर इसका सही आंसर क्या मिल जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। बात किसकी कर रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं, जिनका जन्म कब हुआ, तो यहां पर आपको याद रखना होगा जन्म कब हुआ, 599 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 599 ईस्वी में हुआ, और साथ में इनकी मृत्यु कब हुई, तो यहां पर यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहां पर याद रखिएगा 527 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मुख्य पॉइंट यह बनता है कि यहां पर जो है जैन धर्म से संबंधित भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ, ऐसा क्वेश्चन बना है। तो यहां पर आपको बताना होगा कि कहां पर हुआ, इनका जो जन्म हुआ कुंडलवन। ठीक है, जो यहां पर जो है कुंडा जो लिखा हुआ है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रहेगा, कुंडा कहां पर स्थित है, बिहार में है। ठीक है, कुंडल वन की अगर बात करेंगे तो कुंडल वन जो है आपको मिल जाएगा इनका जन्म स्थान। यहीं पर मृत्यु की अगर बात करेंगे तो इनकी मृत्यु स्थान जो है आपको याद रखना है, पावापुरी नामक स्थान पर जो है ये इनकी मृत्यु हो जाती है। यहीं पर अगर देखा जाए लुम्बिनी किससे संबंधित है, तो गौतम बुद्ध से संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो यहां पर जो है गौतम बुद्ध का जो जन्म हो जाता है यहीं पर लुम्बिनी में। यहीं पर देखिएगा कुंडा नामक स्थान पर जो है महावीर स्वामी का जन्म हो जाता है। श्रवण बेलागोल की अगर बात करेंगे तो ये किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, याद रहेगा। चलिए हम बात कर रहे हैं तीर्थंकर की, तो इनके जो है पिता की अगर बात कर लेते हैं तो इनके जो पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ, आपको याद रखना है। ठीक है, सिद्धार्थ। इनकी माता के नाम की अगर बात करेंगे तो इनकी जो माता का नाम जो था त्रिशला था। ठीक है, ये पॉइंट जो है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो तो गौतम बुद्ध जी से और महावीर स्वामी जी से आपको जो है संबंधित क्वेश्चन आपको पूरे कंठस्थ हो जाने चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। प्रथम तीर्थंकर की बात करेंगे तो प्रथम जो है तीर्थंकर कौन थे, तो यहां पर आपको याद रखना होगा ऋषभ देव, आपको याद रखना है। ठीक है,
ऋषभदेव आपको याद रखना है। ये कौन से नंबर के थे? भगवान महावीर स्वामी। तो यहां पर आपको याद रखना है कौन से नंबर के थे? 24वें तीर्थंकर की हम बात कर रहे हैं। इनसे पहले की अगर बात की जाए तो पार्श्वनाथ जो है इनके 23वें नंबर के तीर्थंकर मिल जाएंगे। हमने प्रथम की बात किया तो कौन मिल गया? ऋषभदेव मिल गए। अब यहीं पर बात करते हैं सबसे पहला शिष्य कौन था इनका, जो है महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था? तो यहां पर ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो यहां पर आपको बताना होगा इनके पहले शिष्य का नाम क्या मिल जाएगा। तो यहां पर याद रखिएगा जामिल नाम का जो है एक व्यक्ति जो है इनका पहला शिष्य बनता है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, इसी प्रकार हमने जो है महावीर स्वामी संबंधित तथ्यों को देखा। यहां पर जो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो कहां हुआ था? इस कुंडा गांव में हुआ था। ठीक है, मृत्यु कहां हुई थी? तो पावापुरी में हमने देख लिया। चलिए, इसी प्रकार हमने क्वेश्चनों को समझा और यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख के पहले गुरु कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिख धर्म से संबंधित जो आपको क्वेश्चन पूरे याद हो जाने चाहिए। किस प्रकार से इनके 10 गुरु हैं, 10 गुरुओं के नाम आपको याद हो जाने चाहिए और किस प्रकार से हो जाएंगे, तो यहां पर मैं अभी आपको जो है तुरंत याद भी करवा दूंगा। चलिए, हमको यहां क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो यहां पर आपको बताना है अमरदास, नानक देव, अर्जुन देव या अमरदास। तो यहां पर आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से कहना है कि यहां पर इसके आंसर क्या मिल जाएगा? गुरु नानक देव जो है इसके पहले जो है यहां पर जो है पहले गुरु थे, आपको याद रखना है। सिखों के कितने गुरु हो जाते हैं? तो यहां पर आपको याद रखना है 10 गुरु हो जाते हैं। इसकी एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है, इन सभी के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, पहली ट्रिक के माध्यम से यहां पर देखिएगा, इसके ट्रिक याद रखना है आपको। नारा हर हर तेगो, ये 10 के नाम आपको यहां पर जो है तुरंत याद हो जाएंगे। किस प्रकार से याद हो जाएंगे देखिएगा, हमने यहां पर एक ट्रिक बनाई है जिसके माध्यम से आपको यहां जो है याद करवा दिया जाएगा। पहले गुरु की अगर बात करेंगे तो पहले गुरु कौन मिल जाएंगे? नानक देव जी मिल जाएंगे। ठीक है, पहले गुरु कौन मिल गए? नानक देव जी मिल गए। यहां पर दूसरे गुरु की अगर बात करेंगे तो अंगद देव जी मिल जाएंगे। यहां पर जो है तीसरे व्यक्ति की अगर बात करेंगे तो अमरदास मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पर अगर बात करेंगे तो रामदास मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पर अगर बात करें ए से अगर बात करें तो यहां पर जो है अर्जुन देव आपको याद रखना होगा। ठीक है, अर्जुन देव आपको याद रखना है। यहां पर अगर हर की बात करेंगे तो यहां पर जो है हरगोविंद आपको याद रखना होगा। हरगोविंद आपको याद रखना होगा। यहीं पर और एक हर मिलेगा तो यहां पर जो है हर राय आपको याद रखना होगा। ठीक है, हर राय। और यहां पर जो है तेग बहादुर को आपको याद रखना होगा। तेग बहादुर आपको जो है गुरु जो है आपको मिल जाएंगे। तेग बहादुर आपको याद रखना है। ठीक है, तेग बहादुर आपको गुरु का नाम याद रखना है। और लास्ट वाला जो है गुरु गोविंद सिंह आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। ये 10 के 10 जो है हमने यहाँ पर जो है गुरुओं के नाम देख लिए, किस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको याद रखना है ये भी आपको मैंने बता दिया। नारा हर हर तेगो आपको याद रखना है। बस 10 गुरुओं के नाम आपको याद हो जाएंगे। प्रथम वाले कौन है? गुरु नानक देव जी है। और अंतिम वाले कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है, गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु, इनके द्वारा जो है खालसा पंथ की यहां पर जो है शुरुआत की गई थी। और ये खालसा पंथ शुरुआत कब की गई? तो यहां पर याद रखना होगा 1699 ईस्वी में जो है यहां पर जो है ये याद रखिएगा। ठीक है, खालसा पंथ की शुरुआत कब की गई? तो यहां पर याद रखना होगा 1619 में 1699 में ये जो है खालसा पंथ की शुरुआत की जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो सिखों के पहले गुरु आपको मिल गए और अंतिम गुरु भी आपको मिल गए। तो यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का गया जिला महात्मा बुद्ध से संबंध रखता है और ये किस जिले में है? यहां बात किसकी हो रही है? बिहार के गया जिले की बात हो रही है। यहां याद रखिएगा, बिहार के गया जिले में महात्मा बुद्ध से संबंधित है और ये किस जिले में है? तो यहां पर याद रखना है, देखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अब ये जिले में, इस जिले में क्या हुआ था? मतलब यहां याद रखना है कि बिहार का जो गया जिला है उसमें महात्मा बुद्ध का संबंध तो है, लेकिन यहां पर पर्टिकुलर यहां पर संबंध किस प्रकार से है? तो यहां याद रखना होगा महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था क्या गया जिले में, या महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी क्या, या फिर यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, या फिर जो है महात्मा बुद्ध की यहाँ पर जो है मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको बताना होगा कि इनका जो है आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो समझना होगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है इनका जन्म हो जाता है, याद रहेगा। ठीक है, अब इनका जन्म कब होता है? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। 563 ईस्वी में यहाँ पर जो है
63 ईसा पूर्व में इनका जो है जन्म हो जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना होगा। कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सा है, यही वाला जो है आपको जो है गया जिला मिल जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गया जिले में, बोध गया नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रहेगा साथियों। चलिए, ज्ञान की प्राप्ति हम यहाँ पर जो है किसे हुई थी, तो महात्मा गौतम बुद्ध को यहाँ पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, ठीक है, तो गया जिले में जो है यहाँ पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो जैसे हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो जाती है, सारनाथ नामक स्थान पर हो जाती है। और ये सारनाथ स्थान है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने अपने 5 शिष्यों के साथ 5 शिष्यों को जो है सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा 483 ईसा पूर्व में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए, यहां पर हमने देखा इसका आंसर क्या मिल गया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहां पर, गया जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सड़कों के विकास की महती परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना परियोजना जो है किससे संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो यहां पर आपको याद रखना है किससे संबंधित है, भारत के सड़कों के विकास की एक महती परियोजना है। तो यहां पर हमें समझना होगा कि ये जो परियोजना जो है 4 महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ती है। अब वो 4 महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। चलिए, यहां पर हमें बताना है कि श्रीनगर, कन्याकुमारी, पोरबंदर या फिर सिलचर। आपको इस प्रकार से आपको भी याद रखना है। जैसे यहां पर हम भारत का एक मैप बनाते हैं छोटा सा, तो यहां पर समझिएगा, जैसे यहां पर जो है जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र मिल जाएगा, यहां पर जो है तमिलनाडु, इधर में कोलकाता और इधर में गुजरात वाला क्षेत्र। तो यहां पर आपको बताना है कि किन जो है महानगरों को जोड़ती है ये परियोजना, कि श्रीनगर, कन्याकुमारी, पोरबंदर या फिर सिलचर। दूसरा है अमृतसर, अहमदाबाद, बेंगलुरु या फिर गुवाहाटी। समझिए इस बात को, क्या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, या फिर जो है जालंधर, पुणे, हैदराबाद या फिर डिब्रूगढ़। तो यहां पर आपको बताना है इसका सटीक आंसर जो मिल जाएगा, एक जो क्षेत्र मिल जाएगा यहां पर जो है दिल्ली वाला क्षेत्र मिल जाएगा। पहला वाला दिल्ली हो गया। मुंबई की अगर हम बात करेंगे तो मुंबई यहां पर मिल जाएगा। कोलकाता जो है इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, यहां पर कोलकाता मिल जाएगा। और लास्ट वाला जो कौन सा मिल जाएगा, यहां पर चेन्नई। तो ये इसी प्रकार से जो इसका क्रम जो आपको याद रखना है, तो यहां पर याद रखना होगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो ये जो है 4 बड़े महानगरों को एक प्रकार से यहाँ पर जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से जो है सड़क परियोजना के माध्यम से इन्हें जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आपको याद रखना है। 1975 में भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब बात किसकी हो रही है, भारत द्वारा जो सबसे पहले जो 1975 में ऐसा कौन सा उपग्रह भेजा गया था जिसका नाम क्या था, ऐसा कौन सा उपग्रह जो है 1975 में भेजा गया था और किस देश के सहयोग से भेजा गया था, ऐसे भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां पर आपको बताना होगा कौन है वो, आर्यभट्ट है, रोहिणी है, इनसेट ए है, IRS है। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1975 में भेजा गया एक मिशन, जो एक प्रकार से जो है यहाँ पर याद रखना है उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट उपग्रह जो है किस देश के सहयोग से भेजा गया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, किस देश के सहयोग से, रूस के सहयोग से इसे भेजा गया था। ठीक है, रूस के सहयोग से इसे भेजा गया था। और किस रॉकेट से, तो यहाँ पर रॉकेट का भी नाम याद रखना है, कॉस्मोस रॉकेट के माध्यम से इसको भेजा गया था। कॉस्मोस 3M रॉकेट के माध्यम से इसे भेजा गया था। याद रहेगा सबसे पहले कब भेजा गया था, 1975 में। पहला कौन सा था, आर्यभट्ट था। और आर्यभट्ट कौन थे, तो एक खगोल शास्त्री के रूप में आप जानते हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में एक ऐसी मिसाइल विकसित की गई है जो पनडुब्बी से दागी जा सकती। किससे दागी जा सकती है, पनडुब्बी। अब पनडुब्बी जो है कहाँ रहती है, पानी में डूबी हुई रहती है। अब एक ऐसी मिसाइल है जिसको हम जो है हवा से भी मार कर सकते हैं, जमीनी स्तर से भी मार कर सकते हैं और जलीय स्तर से भी हम लोग मार कर सकते हैं। तो वह मिसाइल कौन सी है आपको बताना है। क्या ब्रह्मोस है, अस्त्र है, पृथ्वी-4 है या फिर K15 है, आपको ये पॉइंट बताना है। तो यहां पर आपको आंसर क्या मिल जाएगा, इसमें याद रखना होगा कि ब्रह्मोस एक ऐसे मिसाइल है जिसे जो है एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे पनडुब्बी से भी दागा जा सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, याद रहेगा, पनडुब्बी से भी इसे दागा जा सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसमें आपको याद रखना होगा। और ये किसने बनाया इसे, तो DRDO के द्वारा जो है इसे बनाया गया। और ये जो है 2 देशों की संयुक्त परियोजना के माध्यम से इसे बनाया गया। और वो देश कौन कौन से
से है, रूस और भारत के माध्यम से इसे जो है बनाया गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? ब्रह्मोस नाम रखा गया। इसका पहला परीक्षण की अगर बात करेंगे, इसका पहला परीक्षण कब हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है रूस के माध्यम से, रूस के सहयोग के माध्यम से हमने भारत में बनाया, तो ये जो है पहला परीक्षण कब हुआ इसका, तो याद रखिएगा 2001 में इसका जो है पहला परीक्षण किया गया। तो ये इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद रखना ही होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि, अभी यहां पर बात किसकी हो रही है? प्रेशर कुकर में। अब जैसे खाना बनता है प्रेशर कुकर में, तो इसमें कारण क्या होता है कि जल्दी ही बन जाता है। ठीक है, क्या इसमें जल का क्वथनांक कम हो जाता है? यहां पर याद रखिएगा, कम हो जाता है क्या? क्या इसमें जल का क्वथनांक बढ़ जाता है क्या? ठीक है, अगला है, यह गर्मी को जल्दी सोख लेता है। अब आपको समझना होगा कि तीनों ऑप्शन हमने देख लिया है, या तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, कम हो जाता है, या तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, या तो फिर गर्मी को जल्दी सोख लेता है, या फिर यह देर तक गर्मी बनाए रखता है। तो इसका सटीकता से आंसर आपको देना होगा कि इसका में जो है जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। याद रहेगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर धूप के चश्मे में पोलेराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न होता है किसके माध्यम से? पोलेराइड के माध्यम से जो है यहाँ पर जो है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पर पोलेराइड का उपयोग जो है धूप के चश्मों में क्यों किया जाता है? क्या फैशन के लिए? क्या फैशन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं क्या पोलेराइड का, या फिर प्रकाश के चकाचौंध को कम करने के लिए? इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, आंखों के निवेदन क्षमता बनाए रखने के लिए, जो आंखों की जो है एक प्रकार से डायरेक्ट प्रकाश अगर आता है तो आंखें हमारी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी समझना होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर इसका आंसर जो मिल जाएगा, प्रकाश की चकाचौंध जो है उसे कम करने के लिए हम जो है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाला जो एक पोलेराइड को लगाते हैं। किसमें? धूप के चश्मों में। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको ऑप्शन बी। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो मनुष्य की आंखों में बनता है वह कैसा होता है? अब बात किसकी हो रही है? मनुष्य की आंखों में बनने वाला जो चित्र होगा वो कैसा होगा? क्या वास्तविक व उल्टा होगा? क्या वास्तविक व सीधा होगा, या फिर काल्पनिक या फिर उल्टा, या काल्पनिक या फिर सीधा? तो इसका आपको आंसर बताना है, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। याद रहेगा, वास्तविक तो बनेगा लेकिन किस प्रकार से बनेगा? उल्टा बनेगा, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लाल रक्त कणिका शरीर के किस अंग में बनती है? अब बात किसकी हो रही है? आरबीसी की, है ना। लाल रक्त कणिका जो है शरीर के किस अंग में बनती है? क्या जिगर या फिर यकृत की बात हो रही है, अस्थि मज्जा या फिर गुर्दा या फिर हृदय? तो इसका आंसर आपको बताना है कि लाल रक्त कणिका शरीर के किस अंग में बनती है, तो आपको बताना है क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा इसका सही आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला, खाने वाला आलू जो है पौधे के किस भाग का संशोधित रूप है? खाने वाले आलू की बात हो रही है, आलू, है ना, तो या फिर जो है जड़ का भाग है वो। पर देखिएगा किसकी बात हो रही है? जड़ की, तना की, फूल की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा कि जो है खाने वाला आलू जो है पौधे के किस अंग का संशोधित रूप है। तो यहां पर आपको बताना होगा किसका संशोधित रूप है? तने का संशोधित रूप है, आपको याद रखना होगा। खाना बनाने के बर्तन में कौन सा पदार्थ जो है नॉन स्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है? बात किसकी हो रही है? नॉन स्टिक, मतलब ये जो भाग होता है ये गर्म नहीं होता है। तो ये इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, गर्म होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा तत्व है जो है यहाँ पर जो है कौन सा प्रयुक्त किया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है खाने के बनाने के बर्तन में उसका उपयोग किया जाता है? तो क्या इसका उपयोग किया जाता है? क्या पॉलीमोनोक्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड, एथिलीन का उपयोग किया जाता है? क्या पॉलीमेथिल मेथिल क्रिलेट का उपयोग किया जाता है, या फिर पॉली नाइट्राइल का उपयोग किया जाता है, या फिर जो है पॉली टेट्राफ्लोरेट एथिलीन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है जैसे बोलने में ही थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो यहाँ पर आपको याद रखने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इसका सटीकता से आपको याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन ए याद रखना होगा। ठीक है, इसे PTFE के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे जो है आपको ये भी याद रखना है। और साथ में इसका दूसरा और एक नाम आपको याद रखना है, टेफलान। टेफलान के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। चलिए यहां पर हमने देख लिया आंसर इसका। अगला देखते हैं, वित्त आयोग अपनी सिफारिश किससे सौंपता है? किसको सौंपता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। कौन? वित्त आयोग। वित्त आयोग का प्रावधान जो है एक प्रकार से ये संवैधानिक है,
क्या संवैधानिक है क्या नहीं है, ये आपको पता ना होगा कि वित्त आयोग जो है एक प्रकार से संवैधानिक है, इसका संविधान में आपको जो है एक प्रकार से जो है वर्णन मिल जाएगा। तो संवैधानिक है, किस अनुच्छेद में इसका जो है वर्णन मिल जाएगा, तो यहां पर याद रखना होगा अनुच्छेद 280 में जो है इस वित्त आयोग का आपको जो है वर्णन मिल जाएगा। अब बात किसकी हो रही है, वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसको सौंपता है, तो यहां पर आपको बताना होगा किसे सौंपता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है वित्त मंत्री, योजना आयोग, संसद या फिर राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर मिल जाएगा आपको राष्ट्रपति को, आपको याद रखना होगा। इसमें सदस्य की अगर बात करेंगे तो इसमें कुल मिलाकर के जो सदस्य कितने होते हैं, तो 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में, ठीक है। और वित्त आयोग में अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो अध्यक्ष कितने होते हैं, तो यहां पर याद रखना होगा एक अध्यक्ष होते हैं, याद रहेगा। अब इसी वित्त आयोग ने यहाँ पर जो है 16वां वित्त आयोग की जो है यहाँ पर जो है स्थापना की है। और ये जो 16वां वित्त आयोग जो है गठित कब हुआ है, तो यहाँ पर याद रखना होगा 16वां वित्त आयोग कब गठित हुआ, तो यहाँ याद रखिएगा 31 दिसंबर 2023 में जो है 16वां वित्त आयोग की स्थापना की गई है। और इसमें वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो अरविंद पनगड़िया के नाम से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अरविंद पनगड़िया जो है यहाँ पर जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, याद रहेगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या मिल गया हमें, राष्ट्रपति। लाल मिट्टी सामान्यतः निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती है, किसकी बात हो रही है, लाल मिट्टी। क्या ये पंजाब एवं राजस्थान में पाई जाती है, या हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा में, क्या राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर आपको बताना होगा, क्या मिल जाएगा इसका सही आंसर, बताइए। तो यहां पर इसका सही आंसर आपको बताना होगा तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में जो है लाल मिट्टी की अधिकता आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल मिट्टी कहां पाई जाती है, तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य में पाई जाती है। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था, बात किसकी हो रही है, संविधान सभा की बात हो रही है। तो संविधान सभा का जो है निर्माण कब हो जाता है, तो यहां याद रखना होगा 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो जाता है, ठीक है। इसकी पहली जो है अस्थाई बैठक जो होती है, याद रखना होगा इसको, ठीक है। अस्थाई बैठक की अगर बात करेंगे तो अस्थाई बैठक जो बैठक होती है उसमें बैठक होती कब है, तो यहां पर याद रखना होगा 9 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक होती है। और इसमें जो है अस्थाई जो है यहां पर याद रखना होगा अस्थाई सदस्य अध्यक्ष कौन बनता है, तो यहां पर आपको याद रखना होगा कौन बनते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा जो है यहां पर आपको याद रखना होगा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जो है यहाँ पर जो है अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। और इसी के बाद में यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर जो है 11 दिसंबर को एक और बैठक बुलाई जाती है, जिसमें यहाँ पर याद रखना होगा 11 दिसंबर 1946 में इसके जो है स्थायी अध्यक्ष कौन बन जाते हैं, तो याद रखना होगा स्थायी अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष बन जाते हैं, याद रहेगा। चलिए, तो इसका सही आंसर आपको बताना होगा, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का एक जो है संस्थान बना, राज्य स्वामित्व का एक संस्थान कब बना, क्या 1956 में, क्या 1952 में, क्या 1950 में, या 1949 में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपको बताना होगा। इससे पहले जो है जैसे यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है पूरी तरह से भारत में जितने भी नोटों का निर्गमन करने का जो कार्य है किसका है, आरबीआई का है। जैसे हमने पिछली कक्षा में देखा आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 में हुई। साथ ही साथ जो है हमने यहाँ पर यह भी देखा कि आरबीआई का जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है, या फिर जो है गवर्नर कौन है। तो आज वर्तमान में 25वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में अध्यक्ष गवर्नर के पद पर है। पहले गवर्नर की अगर बात करेंगे तो सर आर्सबोर्न स्मिथ के नाम से इन्हें जाना जाएगा। चलिए, तो यहां पर पूछा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत राज्य स्वामित्व का संस्थान कब बना, तो यहां पर जो है याद रखिएगा 1949 में। और यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि जो 1949 में जो है ये पूरी तरह से क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। तब से लेकर के आज वर्तमान तक जो है भारत का जो है एक प्रकार से स्वामित्व बन जाता है, ठीक है, किस पर, आरबीआई पर, भारत सरकार का। तो यहां पर जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949 में किया गया। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है। महात्मा गांधी के सिद्धांतों की छाप हमारे संविधान के किस अंग पर प्रमुखतः दिखाई देती है, भाग पूछा है। यहां पर आपको याद रखना होगा कि महात्मा गांधी के जो सिद्धांत है, ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि किस भाग में आपको जो है महात्मा गांधी के सिद्धांत की जो है एक प्रकार से झलक दिखाई देती है। तो यहां पर आपको बताना है क्या प्रस्तावना में,
क्या भाग 3 के मौलिक अधिकार में, क्या भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य में आपको जो है यहाँ पर आपको याद रखना है। क्या किस में दिया है तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो महात्मा गांधी के मूल सिद्धांतों के छाप जो है आपको याद रखना है, किसमें मिल जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको याद रखना है। ठीक है, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहां से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, याद रहेगा साथियों। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से यहाँ पर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर समवर्ती सूची में किस विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में यहाँ पर जो है निर्णय कौन देता है, तो यहाँ पर याद रखना होगा जो कानून पहले से पारित हुआ है वह प्रभावी होगा। अगर दो राज्यों के बीच में अगर द्वंद्व हो जाता है, जैसे केंद्र और राज्य की बात हो रही है, केंद्र और राज्य के बीच में जैसे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती, तो यहाँ पर होगा क्या, जो पहले से कानून पारित हुआ है वह प्रभावी हो जाएगा क्या, राज्य का कानून प्रभावी हो जाएगा क्या, क्या केंद्र का कानून प्रभावी हो जाएगा, या दोनों का कानून जो है निष्प्रभावी रहेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब केंद्र और राज्य के बीच में जो है एक प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो केंद्र का कानून जो है एक प्रकार से किस में आ जाता है, प्रभाव में आ जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचशील समझौता की बात हो रही है। पंचशील समझौता किस देश के साथ में हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर समझने वाली बात है किस देश के साथ हुआ, क्या चीन के साथ हुआ, क्या पाकिस्तान के साथ हुआ, क्या भूटान या फिर श्रीलंका। तो यहां पर आपको बताना है, जैसे यहां पर जो है एशियाई कंट्री सारी की सारी है, चीन, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ये सारी की सारी कहां की है, एशियाई कंट्री है। तो यहां पर आपको बताना है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता हुआ कब, तो ये इसे जानिएगा 29 अप्रैल को हुआ, 29 अप्रैल को हुआ। ठीक है, 29 अप्रैल को हुआ, तो ये कब हुआ, तो 1954 में हुआ। अब यहां पर देश पूछा है किन देशों के मध्य में हुआ, तो यहां पर याद रखना होगा भारत और चीन के मध्य में ये पंचशील समझौता हुआ। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या मिल जाएगा, भारत और चीन के मध्य में ये पंचशील समझौता हुआ था, याद रहेगा। चलिए इसी प्रकार से हमने इन पॉइंटों को समझ लिया। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता होता है, और इसका मेन रीजन क्या है कि पंचशील समझौता हो जाता है। तो यहां याद रखिएगा कि जो चीन की जो राजधानी है बीजिंग में, वहां पर जो एक समझौता आयोजित करवाया जाता है, भारत के भी जो है कुछ लोगों को बुलाया जाता है, और चीन के भी लोग जो है वहां पर जो है बीजिंग में एक प्रकार से समझौता करते हैं। और किस प्रकार से कि दोनों देश में शांति स्थापित रहे और दोनों देशों की बॉर्डर जो है एक प्रकार से शांत रहे। तो यहां पर जो है ये समझौता किया जाता है, इसलिए ज्यादा ये चर्चाओं में रहता है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि भारत और चीन के मध्य में यह पंचशील समझौता आयोजित किया गया था। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए इसी प्रकार से हमने जो है महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखा, और 30 प्रश्नों के साथ साथ में हमने कई सारे पॉइंट देखे, जिसमें हम 30 के साथ साथ में हम लोग जो है लगभग 60 से 70 प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, जो आने वाली एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप बने रहिए, और इसी प्रकार से आपको जो है कंटेंट मिलते रहेंगे। आप जो है और हमारे जो है कंटेंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा जो है एक प्रकार से उत्साह बढ़े। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है आपकी जो है तैयारी और अच्छी बढ़े, और तैयारी अच्छी होने के साथ साथ में आप जो है आप एग्जाम क्वालिफाइड कर जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।